पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि इंटरनेशनल रिलेशन का क्या मीनिंग है, क्या अर्थ है, उसकी कुछ डेफिनेशंस हमने डिस्कस की थी और उसके बाद हमने देखा था कि इसका नेचर कैसा है और ये नेचर जैसे जैसे इंटरनेशनल लेवल पर कुछ नया डेवलपमेंट होता रहता है टेक्नोलॉजी में या आप कोऑपरेशन में या कॉन्फ्लिक्ट में, वैसे वैसे इंटरनेशनल रिलेशंस में भी उसके नेचर में भी चेंज होते रहते हैं, बदलता रहता है, विषय बदलता रहता है। तो उसमें हमने नेचर को मेन बात जो हमारी निकल के आई तो ये थी कि एक एनार्किकल सिस्टम है जिसमें सभी देशों को अपनी सुरक्षा खुद करनी पड़ती है, इसलिए वो अपनी पावर बढ़ाते रहते हैं या सहयोग करते हैं या फिर विवाद दूसरे के साथ होता है राष्ट्रीय हित के मुद्दों को लेकर। तो आज की जो क्लास है उसमें हम सब्जेक्ट मैटर यानी कि स्कोप क्या है, यानी कि हम इस विषय में पढ़ते क्या हैं। पिछले में देखा इसका अर्थ क्या है, इस सब्जेक्ट क्या है, इसका अर्थ इंटरेस्ट रिलेशन का। इसमें देखेंगे इसका सब्जेक्ट मैटर यानी कि इसका स्कोप क्या है, इस विषय में हम क्या क्या टॉपिक पढ़ते हैं, कौन कौन से एरिया कवर करते हैं इस विषय में, क्योंकि हर एक विषय का अपना एक सब्जेक्ट मैटर होता है, उसमें क्या क्या चीज़ पढ़ाई जाएगी। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का या इंटरनेशनल रिलेशन का क्या स्कोप है जो हम देखेंगे। सबसे पहला तो हम इसमें किस चीज़ की स्टडी करते हैं, हम इसमें स्टडी करते हैं स्टेट सिस्टम की, यानी कि राज्यों का क्या सिस्टम है, राज्यों के क्या अधिकार हैं, राज्यों की क्या शक्तियां हैं, राज्य कैसे संबंध बनाते हैं, राज्य कैसे एक दूसरे के साथ संधि करते हैं या युद्ध करते हैं, जो भी पूरा स्टेट सिस्टम है। क्योंकि इसकी महत्वपूर्ण इकाई क्या है, इंटरनेशनल रिलेशंस की जो एक यूनिट है वो यूनिट स्टेट है, यानी कि एक देश, एक संप्रभु देश है और उसी का वो कैसे किस तरह से इस पूरे इसमें एनार्किकल सिस्टम में किस तरह से अपने अपने आप को सर्वाइव करते हैं या किस तरह से उनके संबंध डेवलप होते हैं। तो पूरे स्टेट सिस्टम को हम समझने की कोशिश करते हैं इंटरनेशनल रिलेशन में। फिर दूसरा है स्टडी ऑफ नेशनल इंटरेस्ट एंड नेशनल पावर, कि हम राष्ट्रीय हितों की और राष्ट्रीय शक्ति, नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल पावर, हम इनके बारे में पढ़ते हैं। अब नेशनल इंटरेस्ट क्या है, ये भी अपना एक अलग टॉपिक है, पढ़ेंगे नेशनल इंटरेस्ट क्या होता है। इस सेमेस्टर में नहीं तो अगले सेमेस्टर में आएगा इसके बारे में। राष्ट्रीय हित की कोई परिभाषा स्पष्ट नहीं है, मार्गन्थो ने कहा कि राष्ट्रीय हित की परिभाषा बदलती रहती है सबका अपने अनुसार। अब देश को देखते हर चीज को अपना राष्ट्रीय हित कहता है, किसी भी चीज को जब भी पूरा करने की बात करता है, किसी के साथ विवाद करता है, सहयोग करता है, तो राष्ट्रीय हित की बात करता है। यानी कि इंटरनेशनल रिलेशंस को जब हम पढ़ेंगे तो सबसे ज्यादा जो शब्द बार बार रिपीट होगा या सबसे ज्यादा जिस चीज को महत्व दिया जाएगा, चाहे विदेश नीति का मामला हो, चाहे डिप्लोमेसी का मामला हो, चाहे युद्ध का मामला हो, चाहे सहयोग का हो, हर चीज में उसके सेंटर पॉइंट होगा जो हो सिर्फ नेशनल इंटरेस्ट ही होगा और इसी की बार बार चर्चा होगी कि राष्ट्रीय हित क्या है। तो इंटरनेशनल रिलेशन में हम पढ़ते हैं कि राष्ट्रीय हित है क्या, कितने टाइप्स के होते हैं, किस किस तरह के, कुछ दीर्घकालीन होते हैं, कुछ उस टाइम पूरे करने, तो कुछ बिल्कुल अनिवार्य होते हैं जिनके लिए एक देश मरने मिटने को तैयार रहता है। जैसे देश की यदि सीमाओं की रक्षा करनी या देश के लोगों की जीवन को सुरक्षित करना हो तो उसके लिए कोई भी देश बिल्कुल मरने मिटने को तैयार हो जाए। तो बिल्कुल ऐसे इंटरेस्ट होते हैं जिसके लिए वो सब कुछ कुर्बान करने को तैयार होता है। कुछ इंटरेस्ट ऐसे हैं जिन पर वो कुछ अपना सहयोग या समझौता, कुछ कंप्रोमाइज करने को तैयार हो जाता है। तो कई तरह के नेशनल इंटरेस्ट क्या है, क्या इसकी टाइप्स हैं, कैसे इसको पूरा किया जा सकता है, किस तरह से इसको परिभाषित किया जा सकता है, या किस देश के क्या क्या नेशनल इंटरेस्ट हैं। तो ये सभी जो बातें हैं ये भी हमारे इसका सब्जेक्ट मैटर है, नेशनल इंटरेस्ट। फिर इसी से जो रिलेटेड है वो है नेशनल पावर। जब हमने मॉर्गन्थो की थ्योरी में पढ़ेंगे, रिलीज थ्योरी में, तो उसने कहा कि नेशनल इंटरेस्ट को कैसे पूरा किया जा सकता है,
उसने कहा कि नेशनल पावर के माध्यम से ही राष्ट्रीय शक्ति ही एक ऐसा माध्यम है जिससे राष्ट्रीय हितों को पूरा किया जा सकता है। अब राष्ट्रीय हित, नेशनल पावर यानी कि राष्ट्र शक्ति क्या है, ये भी सिर्फ इतना सिंपल नहीं है ये कहना कि कौन सा देश शक्तिशाली है कौन सा नहीं है। कोई देश अमीर हो सकता है लेकिन शक्तिशाली नहीं, कोई देश बड़ा हो सकता है लेकिन शक्तिशाली नहीं, कोई देश में अच्छी लीडरशिप हो सकती है, नेशनल मोरल हाई हो सकता है लोगों का, लेकिन शक्तिशाली नहीं। तो इसके लिए शक्तिशाली होने के लिए नेशनल पावर इसको कहते हैं, कई चीज़ों का एक कम्बिनेशन है जो हम पढ़ेंगे नेशनल पावर का जब चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें उसके पास अच्छे हथियार, आधुनिक हथियार भी होने चाहिए, इसके अलावा टेक्नोलॉजी में भी डेवलप होने चाहिए, इकोनॉमिक रिसोर्सेज भी होने चाहिए, नेचुरल रिसोर्सेज उसके पास होने चाहिए, अच्छी लीडरशिप उसके पास होनी चाहिए, देश के लोगों का नेशनल मोरल है जिसको हम देशभक्ति की भावना या राष्ट्रीयता की भावना कहते हैं, वो हाई होनी चाहिए। और फिर उस देश की अपना एक अच्छा भूभाग होना चाहिए, उसकी बाउंड्री सुरक्षित होनी चाहिए। तो ये बहुत सारी चीज़ों का जब एक कम्बिनेशन बनता है, उचित कम्बिनेशन, कौन सी चीज़ कितनी होनी चाहिए, तो उससे वो देश शक्तिशाली होता है। आज अमेरिका शक्तिशाली है, उसके पास सभी चीज़ों का कम्बिनेशन है, टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, नेचुरल इकोनॉमिक बहुत मजबूत है, इकोनॉमिकली नेचुरल रिसोर्सेज सभी हैं, तेल के स्रोत बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं और सारे रिसोर्सेज मिलते हैं, बाउंड्रीज में आकार में भी काफ़ी लंबा चौड़ा है, समुद्र से भी लगता है, उसमें लोगों में नेशनल मोरल भी हाई है। तो ये सारी चीज़ें कम्बिनेशन होने की वजह से हथियारों के मामले में बहुत ताकतवर है। तो ये सारी चीज़ें कम्बिनेशन होने की वजह से एक स्ट्रॉन्ग देश है। भारत के पास कुछ चीज़ें हैं, कुछ चीज़ों की कमी है, कुछ नेचुरल रिसोर्सेज की कमी है, आर्थिक रूप से उतना मजबूत नहीं है, तो भारत एक मीडियम रेंज में आता है। तो कोई भी नेशन शक्तिशाली होने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स की आवश्यकता होती है। तो नेशनल पावर जितना नेशनल इंटरेस्ट है महत्वपूर्ण इंटरनेशनल रिलेशन में, उतना ही महत्वपूर्ण नेशनल पावर भी है, राष्ट्रीय शक्ति, जिसको हम पढ़ेंगे। तो ये इसके बार बार, क्योंकि इन्हीं के इर्द गिर्द हमारी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स या इंटरनेशनल रिलेशन की जो चर्चा होगी, जो सारी होगी, चाहे हम कोल्ड वार की बात करेंगे या हम आइडियोलॉजीज के क्लैश की बात करेंगे या हम किसी पर्टिकुलर घटना की बात, पाकिस्तान युद्ध किया, ईरान इराक युद्ध की, जो इंटरनेशनल रिलेशन में हम सारी चर्चाएं करते हैं, उन सभी इन्हीं के इर्द गिर्द घूमेंगी, नेशनल इंटरेस्ट और नेशनल पावर। इसके अलावा फिर इंटरनेशनल लॉ, हालांकि लॉ शब्द यह है कि राष्ट्रों के बीच में कानून, हालांकि उस तरह के कानून नहीं है ये जिस तरह एक देश के अंदर सरकार लागू करती है। ये कुछ आपस में समझौते टाइप के हैं जिसमें ताकतवर देश इनको वायलेट भी कर देता है कई बार, और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं हो पाती। जैसे हमारे देश में तो करे ऐसा, जैसे देश के अंदर संभावना, हालांकि यहाँ भी करप्शन की वजह से ताकतवर लोग बच जाते हैं कानून से, संवैधानिक कानून होने के बावजूद भी, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे ये और भी कमजोर स्थिति में होता है, खासकर ताकतवर देशों की स्थिति में। लेकिन इंटरनेशनल लॉ फिर भी शुरुआत में जब इस विषय को ही, इंटरनेशनल रिलेशन को ही जो डेवलप हुआ, तो इंटरनेशनल लॉ के रूप में ही ये डेवलप हुआ था पहले। तो देशों में कुछ संधियां हुई, कुछ आपस में समझौते में कुछ रूल रेगुलेशन बनाए गए कई सम्मेलनों में, वीना सम्मेलन था, फिलाडेल्फिया सम्मेलन था, कई तरह के जो सम्मेलन हुए थे उनमें इन बनाए कि आपस के देशों के व्यवहार के नियम क्या होंगे, जिससे एनार्किकल सिस्टम में बिल्कुल ऐसी अराजकता ना आए कि आपस में लड़ाई झगड़े होते रहे। तो आज देश जो सहयोग करते, जो शांति स्थापित करते, तो इसके लिए कुछ नियम उन्होंने बनाए हुए हैं जिसको इंटरनेशनल लॉ कहते हैं, जिसके बारे में इस विषय में मुख्य रूप से पढ़ा जाता है। इसके अलावा फिर जिस चीज़ की स्टडी हम करते हैं इसमें, वो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन यानी कि और भी जो भी संगठन होते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। हालांकि आज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है वो यूएनओ का ही नाम आता है। इससे पहले मुख्य रूप से इंटरनेशनल लेवल पर दो ही संगठन बने हैं, एक लीग ऑफ नेशंस जिसको राष्ट्र संघ के नाम से जानते हैं, जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद बनाया गया था, और दूसरा यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ,
जिसकी स्थापना 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की गई थी। हालांकि एक अलग विषय के रूप में भी हम इसको पढ़ेंगे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, लेकिन यहाँ इंटरनेशनल रिलेशंस का ही हिस्सा है ये यूएनओ, यानी कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इसकी बहुत सारी ब्रांचेज जो सभी इंटरनेशनल लेवल की मानी जाती है, उनको भी हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन बोलते हैं। जैसे WTO है, या इसकी स्पेशलाइज एजेंसियां हैं जैसे WHO है, या यूनेस्को है, या यूनिसेफ है। तो ये बहुत सारी इसकी इंटरनेशनल लेवल पर हैं और सभी, लेकिन इसकी ब्रांचेज, इसकी स्पेशल एजेंसी जो इससे लिंक है। मुख्य रूप से देखा जाए तो यूएनओ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और जो भी संगठन है वो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन से एक पर्टिकुलर एरिया के लिए बनाया गया। हालांकि कई का एरिया बहुत बड़ा हो जाता है, लेकिन फिर भी है एक पर्टिकुलर एरिया किसी रूप में, या तो डेवलप कंट्रीज का है, डेवलपिंग कंट्रीज का है, एशियन का है, यूरोपियन का, अलग अलग संगठन बनाए गए। तो इसमें हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की स्टडी करते हैं, यूएनओ के, उसके सभी अंगों के बारे में। इसके बाद हम स्टडी करते हैं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, जो मैंने इसमें बताया था, इसके जो पार्ट है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, WHO है, वर्ल्ड बैंक है, IMF है, या फिर यूनेस्को है, या और भी जो संगठन है इंटरनेशनल लेवल पर, जो भी इंस्टीट्यूशंस काम करते हैं, चाहे इकोनॉमिक फील्ड में काम करते हैं, चाहे कल्चरल फील्ड में काम करते हैं, जिस भी फील्ड में काम करते हैं, उन सभी की स्टडी भी हम करते हैं। क्योंकि पॉलिटिकल रिलेशन जो है वो अपने आप में ये नहीं है कि वो किसी और रिलेशन पर प्रभावित नहीं होते हो, वो इकोनॉमिक रिलेशन से भी इन्फ्लुएंस होते हैं, और कल्चरल रिलेशन से भी, तो रिलीजन्स से भी, तो उन सब का भी हमें स्टडी करनी पड़ती है पॉलिटिकल रिलेशंस को समझने के लिए। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन या रीजनल इंस्टीट्यूशन या रीजनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे सार्क है, आसियान है, यूरोपियन यूनियन है, अफ्रीकन यूनियन है, ओपेक है, एपेक है, ये सारे जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशंस हैं, इनकी भी हम स्टडी अपने इस विषय में करते हैं इंटरनेशनल रिलेशन में। हालांकि सारे विषय आपके सिलेबस में नहीं होंगे, लेकिन बहुत सारे इनमें आएंगे किसी न किसी रूप में। फिर हम स्टडी करते हैं जियो पॉलिटिक्स की। जियो पॉलिटिक्स की आज ज़्यादा इस पर फोकस किया जाता है। आज जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के जो विचारक हैं या विश्लेषक हैं, जियो पॉलिटिक्स यानी कि ज्योग्राफी और पॉलिटिक्स को जोड़ के पढ़ते हैं। देशों के बीच में संबंध है, विवाद है या सहयोग है, उसको हम ज्योग्राफिकल वे में देखते हैं कि ज्योग्राफिकल वे में यानी कि उसकी स्थिति कैसी है ग्लोब पर। ग्लोबल पॉलिटिक्स की वजह से, जियो पॉलिटिक्स की वजह से ही क्यूबा में मिसाइल लगाने की कोशिश की थी अमेरिका ने, ना इसने USSR ने, अमेरिका ने विरोध किया था। अगर वो मिसाइल क्यूबा की जगह किसी और देश में लगाता USSR, जो अमेरिका से बहुत दूर होता, तो अमेरिका उसका विरोध नहीं करता। उसकी पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल लोकेशन की वजह से ऐसा हुआ। आज हमारे भारत चीन के बीच में विवाद है, या हिंद महासागर में हमारी जो स्थिति है, या हिंद महासागर में कोई भी घटना घटती है उसके प्रति जो हम सचेत रहते हैं, ये सब किस वजह से है? हमारी ज्योग्राफिकल लोकेशन की वजह से। तो आजकल पॉलिटिकल ज्योग्राफी पढ़ाया जाता है, और जियो पॉलिटिक्स यानी कि ज्योग्राफिकल नज़र से भी पॉलिटिक्स को समझने की कोशिश की जाती है। जो उसकी लोकेशन वाइज की स्थिति है, उसके आधार पर भी हम इसकी स्टडी करते हैं। तो उसको जियो पॉलिटिक्स को भी हम पढ़ते हैं। हमने इसकी नेचर में पढ़ा था, एक इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है ये, तो इस दूसरे डिसिप्लिन से भी इसका लिंक बना रहता है, सिर्फ पॉलिटिकल साइंस से ही नहीं रहता। एक फिर इसमें फॉरेन पॉलिसीज पढ़ते हैं, विदेश नीति। हर एक देश अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनाने के लिए, दूसरे देशों के साथ सहयोग स्थापित करने के लिए, या उनके साथ संबंधों में अपने राष्ट्रीय हितों को पूरा करने के लिए हमेशा एक विदेश नीति का निर्धारण करता है। भारत की भी अपनी एक विदेश नीति है, बाकायदा तैयार की जाती है। उस टाइम के जो भी उससे संबंधित पर्सन होते हैं, पॉलिटिकल लीडरशिप होती है, या डिप्लोमेटिक लोग होते हैं, जो डिप्लोमेसी से जुड़े हुए लोग होते हैं, उन सब से मिलकर कि हमने इस देश के साथ कैसे संबंध बनाने हैं, इस देश के साथ सहयोग करना है, इस देश के साथ विरोध करना है,
इस देश के साथ हमने आर्थिक संबंध डेवलप करने हैं, इस देश के साथ हमने हथियार खरीदने हैं, ये इससे हमने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनानी है, ये इसके साथ हमने फ्री ट्रेड का समझौता करना है। तो ये सारे नीति तैयार की जाती है कि किस देश के साथ हमारे संबंध कैसे होंगे, किस तरह से हम फॉरेन पॉलिसी का उद्देश्य है अपने राष्ट्रीय हितों को पूरा करना, जो हमने पढ़ा था नेशनल इंटरेस्ट को, नेशनल पावर को बढ़ाना, ये दोनों अपने उद्देश्य होते हैं आपस में जुड़े हुए हैं। इन उद्देश्यों को ही पूरा करने के लिए हम अपनी विदेश नीति का निर्धारण करते हैं और सभी देश अपनी विदेश नीति पढ़ते हैं। तो जैसे हम फॉरेन पॉलिसी अपने देश की विदेश नीति का अध्ययन करते हैं या कुछ महत्वपूर्ण देशों की विदेश नीतियों का अध्ययन करते हैं, जैसे अमेरिका की, यूएसएसआर की, रशिया की, यूरोप के कुछ देशों की, या फिर हमारे पड़ोस के देशों की। तो इस तरह इसमें सभी देशों की जो विदेश नीति है उसका भी अध्ययन किया जाता है। इसके बाद फिर आता है वॉर एंड पीस। जब हम इसका उद्देश्य पढ़ेंगे ना, इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे कि क्या इम्पोर्टेंस है, तो उसमें एक इम्पोर्टेंस यह है कि हम एक उद्देश्य ये होता है कि एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि एक विषय में, क्योंकि लड़ाई झगड़े बहुत होते रहते हैं देशों के बीच में, कन्फ्लिक्ट बहुत हैं, विवाद बहुत रहते हैं। तो ऐसी ऐसी व्यवस्था डेवलप की जाए कि शांति स्थापित हो सके और युद्धों को रोका जा सके। तो एक उद्देश्य होता है, जैसे पॉलिटिकल साइंस में उद्देश्य है कि ऐसी सरकार बनाई जाए कि वो लोगों के हितों को ज़्यादा से ज़्यादा पूरा कर सके, लोगों को ऐसी व्यवस्था डेवलप हो कि लोगों को न्याय मिल सके, समानता की व्यवस्था की जा सके। तो इसी तरह जो इस विषय में है, इसका ये कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति स्थापित की जा सके या देशों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग बढ़ाया जा सके, आपस में जो गरीब देशों की अमीर देश मदद करें, उनको टेक्नोलॉजी उपलब्ध करवाएं। तो इस तरह की एक व्यवस्था डेवलप की जाए। तो कैसे शांति स्थापित की जाए और कैसे युद्धों को रोका जाए, तो ये सारी स्टडी का हमें इसमें इम्पोर्टेंस है इस विषय की। उसमें हम इस को पढ़ते हैं, युद्धों को पढ़ते हैं, वर्ल्ड वार्स दोनों को डिटेल में पढ़ाया जाता है। वर्ल्ड वार फर्स्ट या सेकंड क्यों हुए, क्या उसके परिणाम निकले। इसके अलावा और भी जो युद्ध होते रहते हैं, भारत पाकिस्तान के बीच, भारत चीन के बीच, या अरब इजराइल के बीच, या ईरान इराक के बीच, या अजरबैजान अर्मेनिया के बीच जो हुआ था। तो ये सभी युद्ध जितने भी होते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वो हम अपने हिसाब से पढ़ते हैं कि हमारे देश से, जैसे हम अपने देश में जब स्टडी करते हैं इंटरनेशनल रिलेशन की, तो हमारे देश पर कौन सा युद्ध कितना महत्वपूर्ण है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, उस तरह से पढ़ते हैं। हो सकता है अफ्रीका के दो देशों के युद्ध का प्रभाव हमारे ऊपर ना पड़े, उसको हम इतना ज़्यादा महत्व ना दें, लेकिन उस देश के लोगों के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये सारे युद्ध जो भी होते हैं इंटरनेशनल लेवल पर, चाहे छोटे चाहे बड़े होते हैं, उनका अध्ययन इंटरनेशनल रिलेशन में किया जाता है। और शांति स्थापित करने के लिए जो भी प्रयास किए जाते हैं, वो भी जो भी समझौते होते हैं, सम्मेलन होते हैं शांति स्थापित करने के लिए, उनके भी हम स्टडी इंटरनेशनल रिलेशंस में करते हैं। फिर आइडियोलॉजीज की स्टडी करते हैं। विभिन्न है कि विचारधाराएं, खासकर दो तरह की विचारधाराएं, कैपिटलिज्म और मार्क्सिज्म बहुत चली हैं। इसके अलावा इम्पीरियलिज्म था, कॉलोनियलिज्म था, डीकॉलोनियलिज्म था। ये बहुत सारी मार्क्सिस्ट है, नियो मार्क्सिस्ट है, ये बहुत सारी आइडियोलॉजीज हैं। आइडियोलॉजीज होता है कि हमारा देखने का नज़रिया होता है कि हम घटना को किस रूप में देखते हैं, कि विचारों का जो समूह होता है जो अपने लेवल पर सोशल इवेंट्स का, इंटरनेशनल इवेंट्स को विश्लेषण करता है अलग अलग नज़रिए से। कैपिटलिस्ट अलग नज़रिए से देखेगा, मार्क्सिस्ट उसी घटना को अलग नज़रिए से देखेगा। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और कोल्ड वार के टाइम पर ये आइडियोलॉजीज का क्लैशेस बहुत ज़्यादा रहा था बड़े पैमाने पर। मार्क्सिज्म, जो कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म का जो संघर्ष चला था कोल्ड वार के टाइम पर, तो उन आइडियोलॉजीज को भी देश कौन सी आइडियोलॉजीज अपनाते हैं, खासकर जैसे कम्युनिस्ट देश है और मार्क्सवादी विचारधारा के अनुसार काम करते हैं या संबंध बनाते हैं। तो जो भी आइडियोलॉजीज है इंटरनेशनल लेवल पर जो देश फॉलो करते हैं, क्योंकि हर एक देश की अपनी कोई ना कोई आइडियोलॉजी होती है जिससे जुड़ा होता है, जो आइडियोलॉजी उसकी विदेश नीति को भी
कहीं न कहीं प्रभावित करती है, दूसरे देशों के संबंध को निर्धारित करती है और आपस में युद्ध की स्थिति या तनाव की स्थिति या सहयोग की स्थिति में भी आइडियोलॉजीज की भूमिका होती है। जैसे कोल्ड वार के टाइम पर कम्युनिस्ट देशों का आपस में सहयोग था, कैपिटलिस्ट देशों का आपस में सहयोग था, या जो कम्युनिस्ट कैपिटलिस्ट उनके बीच में तनाव रहता था। तो जो ये आइडियोलॉजी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, एक तो व्यक्तिगत स्तर पर, नेशनल स्तर पर जो पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हो, हमारी बहुत सारी आइडियोलॉजीज है। कुछ आइडियोलॉजी जो इंटरनेशनल लेवल पर जो देशों के संबंधों को, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को या विदेश नीति को प्रभावित करती है, तो उन आइडियोलॉजीज की भी हम स्टडी करते हैं अपने इस विषय में। इसके बाद जो हम अगली स्टडी करते हैं वो नेशनलिज्म, कॉलोनियलिज्म, इंपीरियलिज्म, ये सभी आइडियोलॉजीज का भी रूप है। नेशनलिज्म अपने देश के हितों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना, अपने देशभक्ति की भावना, अपना देश सबसे पहले, अपने देश के हित सबसे ऊपर है, सर्वोपरि रखना। तो इस तरह की जो भावना होती है उसको हम नेशनलिज्म कहते हैं, राष्ट्रीयता की भावना। कॉलोनियलिज्म जो उपनिवेशवाद जो चला था, जो दूसरे देशों को गुलाम बनाने की जो बात थी, जो सेकेंड वर्ल्ड वार तक रही थी, उसके बाद धीरे धीरे खत्म हो गया था। फिर उसके बाद एक नया कॉन्सेप्ट आया, न्यू कॉलोनियलिज्म, यानी कि नव उपनिवेशवाद, जिसमें गुलाम भी नहीं बनाया जाए किसी देश को, लेकिन उसका आर्थिक शोषण फिर भी किया जाए। वो न्यू कॉलोनियलिज्म का टॉपिक एक अलग से। इंपीरियलिज्म कॉलोनियलिज्म से संबंधित है, अपने साम्राज्य को बढ़ाना। तो इस तरह के जो भी घटनाएं घटी है विश्व में, कॉलोनियलिज्म की घटना घटी है, न्यू कॉलोनियलिज्म की घटना घटी है, नेशनलिज्म की घटना, नेशनलिज्म सभी देशों में डेवलप हुआ है धीरे धीरे। तो ये सारे बातें भी हम अपने इस विषय के अंदर पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं। फिर कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन, देशों के बीच में किस किस बात को लेकर कॉन्फ्लिक्ट है, किस किस बात को लेकर डिस्प्यूट है, किस किस बात को लेकर कोऑपरेशन है। तो ये दोनों चीजें साथ में चलती हैं। देशों के बीच में विवाद भी चलता है, देशों के बीच में सहयोग भी चलता है। अगर सिर्फ विवाद हो, सिर्फ डिस्प्यूट हो, तो हमेशा युद्ध की स्थिति रहेगी, जबकि ऐसा नहीं है। हमेशा सहयोग हो तो कभी युद्ध ही ना हो, कोई झगड़ा ही ना हो, ऐसा भी नहीं है। तो दोनों चीजें साथ साथ में चलती हैं, विवाद भी, कन्फ्लिक्ट भी और कोऑपरेशन भी। किन देशों के बीच में क्या कन्फ्लिक्ट है, क्या डिस्प्यूट है, किन देशों के बीच में क्या सहयोग है, ये दोनों बातें हम पढ़ते हैं। तो हम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, समझौते जो सहयोग के बनते, संगठन बनते, जैसे आसियान, सार्क वगैरह, यूरोपियन यूनियन, सहयोग के लिए बनाए गए हैं, इनको भी पढ़ते हैं। आपसी कन्फ्लिक्ट है, विवाद है, जैसे डियोगा ग्रेशिया को लेकर विवाद है, या कश्मीर को लेकर भारत पाकिस्तान के बीच में विवाद है, या चीन के साथ हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट है, या फिर अरब इजराइल के बीच में डिस्प्यूट है, विवाद है। तो जितने विवाद हैं मुख्य मुख्य, उन सभी विवादों को पढ़ते हैं, और जो जो देशों के बीच में सहयोग होते हैं हम उनको भी इस विषय में पढ़ते हैं। तो कन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन। फिर आता है डिसआर्मामेंट, या फिर इसको आर्म्स कंट्रोल, और इसके साथ साथ आर्मामेंट, यानी कि शस्त्रीकरण, कि शस्त्र कैसे कैसे बनाते हैं देश, कितना शस्त्रीकरण करते हैं, कितना अपना हथियारों पर खर्च करते हैं, अपने बजट का हिस्सा, और फिर उस शस्त्रीकरण के क्या परिणाम निकलते हैं, किस किस तरह के वेपन्स डेवलप हो चुके हैं, मास डिस्ट्रक्शन के वेपन, जैसे बायो वेपन्स, केमिकल वेपन, या फिर न्यूक्लियर वेपन्स, जो कि मास डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं, पूरी दुनिया को तबाह कर सकते हैं। और न्यूक्लियर वेपन्स का तो हम बहुत ज़्यादा स्टडी करते हैं, उसको रोकने के, उसके प्रसार को रोकने के लिए, प्रोलिफरेशन को रोकने के लिए कई ट्रीटीज की गई हैं, एनपीटी है, सीटीबीटी है, पीटीबीटी है, कई तरह की जो संधियाँ की गई हैं इन वेपन्स को रोकने के लिए। तो कितना ज़्यादा आर्मामेंट हो चुका है दुनिया में, किस हद तक हथियार बनाए जा चुके हैं, और उन शस्त्रीकरण को रोकने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए हैं, कौन कौन से संधि, सम्मेलन, समझौते किए गए हैं, आर्मामेंट, डिसआर्मामेंट और आर्म्स कंट्रोल, ये सारी चीज़ों की भी हम स्टडी करते हैं, क्योंकि ये भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर बहुत प्रभाव डालते हैं। हथियारों का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, ज़्यादा हथियारों का ज़्यादा युद्ध की संभावना बढ़ती है,
युद्ध की संभावना में हथियार ज़्यादा बिकते हैं और कई बार इसको ज़्यादा हाइपर भी किया जाता है। आर्म्स इंडस्ट्रीज भी अपना फ़ायदा उठाती हैं और देशों के बीच विवाद होता है, उसमें खूब हथियार खरीदे और बेचे जाते हैं। लेकिन इससे डरते भी हैं सभी कि ज़्यादा मास वेपन्स के हथियार फैल जाएंगे तो लड़ाई होगी तो दुनिया तबाह हो जाएगी। जैसे आज की स्थिति मानता अगर न्यूक्लियर वार हो जाता है किन्हीं दो देशों के बीच में, तो अनुमान लगाना ही मुश्किल है कितनी तबाही होगी। तो पूरी दुनिया भी खत्म हो सकती है अगर दो बड़े देशों के बीच में आज न्यूक्लियर वार होता है तो ये सारी स्टडी हम करते हैं, आर्म्स कंट्रोल्स का पूरी टॉपिक पढ़ते हैं कि क्या क्या प्रयास किए गए इसमें। टेररिज्म एक नया विषय इसमें जुड़ा है। अब देशों में एक आतंकवादी घटनाएं होने लगी और आतंकवाद की समस्या आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी समस्या बन चुकी है। तो ये हमारे विषय का हिस्सा बन चुका है। मैंने कहा था ना कि जैसे जैसे नई नई घटनाएं घटती हैं वो हमारे सब्जेक्ट का हिस्सा बनती जाती हैं जैसे जैसे डेवलप होते हैं। तो टेररिज्म एक इंटरनेशनल लेवल पर टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से हैं, क्या क्या टेररिस्ट एक्टिविटी होती है, कौन सा देश कितने टेररिज्म को बढ़ावा देता है, टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए, समाप्त करने के लिए लोगों देश क्या क्या संधियाँ क्या किस किस तरह से सहयोग करते हैं। तो सारी बातें भी हम अपने इंटरनेशनल रिलेशन में पढ़ते हैं। इसके बाद आता है फिर डिप्लोमेसी, इसको हिंदी में बोलते हैं राजनय या कूटनीति। यानी कि जो फॉरेन पॉलिसी से संबंधित है, हम अपने दूतावास निर्धारित करते हैं, डिप्लोमेट बनाते हैं, डिप्लोमेट नियुक्त करते हैं और अपने देश की हितों की रक्षा करते हैं दूसरे देशों में। इसके अलावा और भी डिप्लोमेटिक वे से बातचीत के द्वारा हम अपने हितों को, राष्ट्रीय हितों को पूरा करने का जो प्रयास करते हैं वो उसको हम डिप्लोमेसी के नाम से जानते हैं। तो किस देश की क्या डिप्लोमेसी है, कौन कौन से डिप्लोमेटिक वे में कोई देश अपना या अपने राष्ट्रीय हितों को पूरा करना चाहता है, या पीछे कौन कौन सी डिप्लोमेसी अपनाई गई किस किस तरह की, कौन कौन से महत्वपूर्ण डिप्लोमेट्स हुए हैं। जैसे भारत में के एम पानीकर का नाम आता है इसमें, इस तरह से। तो ये डिप्लोमेसी की स्टडी की जाती है। इसके अलावा जो बहुत सारी इस विषय को, इंटरनेशनल रिलेशन को समझने के लिए बहुत सारी अप्रोचेज डेवलप हुई हैं अलग अलग तरह की। जैसे रियलिस्ट अप्रोच है, या गेम थ्योरी है, या फिर सिस्टम अप्रोच है, या लिबरल अप्रोच है, आइडियलिस्ट अप्रोच है, मार्क्सिस्ट अप्रोच है। तो ये सारी अप्रोच जो भी इसको विषय को समझने के लिए अप्रोचेज या थ्योरी डेवलप हुई हैं उनका भी हम इसमें अध्ययन करते हैं अपने विषय में। इसके अलावा फिर एक नया विषय और जुड़ा है जिस पर देश अब चिंतित है, वो है पर्यावरण का डिग्रेडेशन होना, यानी कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचा जाना। जैसे ग्लोबल वार्मिंग की समस्या या पोल्यूशन की समस्या है, या नेचुरल रिसोर्सेज खत्म होने की, या सोइल इरोजन, कई तरह की समस्याएं हैं जिससे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचता है। और पर्यावरणविद जो इन्वायरमेंटलिस्ट हो इस बात की चेतावनी देते हैं अगर इसकी तरफ अभी ध्यान नहीं दिया गया तो फिर ये गंभीर समस्या बन जाएगी। और पर्यावरण का मुद्दा ऐसा है कि कोई एक देश इसको सोल्व नहीं कर सकता, क्योंकि जमीनें बटी हुई हैं लेकिन आसमान है, हवा है, वायु है, ये चीजें नहीं बटी हुई है। ग्लोबल वार्मिंग होगी तो ऐसा नहीं एक देश में होगी दूसरे में नहीं होगी, वो पूरी धरती पर एक ग्लोबल वार्मिंग की समस्या आएगी। तो इस समस्या से निपटने के लिए एक देश के प्रयास काफ़ी नहीं होते, तो सभी देशों को मिलकर प्रयास करना होता है। तो इसके लिए भी बहुत सारे सम्मेलन हो चुके हैं। क्योटो प्रोटोकॉल बनाया गया था और रियो सम्मेलन किया गया था, पृथ्वी सम्मेलन के नाम से कोऑपरेशन ऑफ पार्टीज के नाम से कई हर बार सम्मेलन होते रहते हैं। तो बहुत सारे सम्मेलन हो चुके हैं। तो ये भी हमारे इंटरनेशनल रिलेशन का एक विषय है कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए देश आपस में कहाँ कहाँ उनमें टकराव है और कहाँ कहाँ वो सहयोग करते हैं, कौन कौन सी ट्रीटीज, कौन कौन से सम्मेलन इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन को लेकर किए गए हैं। तो ये विषय हैं जो हम पढ़ते, और भी कुछ विषय हो सकते हैं जो रह गए होंगे इसमें, लेकिन ये मेन विषय बताए जो कि इसका अपना सब्जेक्ट मैटर है इंटरनेशनल रिलेशन का। यानी कि अगर आए कि इसमें हम पढ़ते क्या है, पहले तो हमने मीनिंग देखा था, आज हमने देखा है इस वीडियो में कि इस विषय में हम क्या पढ़ते हैं। अब
आगे हम देखेंगे कि इसका सब्जेक्ट मैटर के पास नेचर हमने देख लिया, मीनिंग देख लिया, नेचर देख लिया, स्कोप देख लिया। अब इसका इम्पोर्टेंस देखेंगे हम अगली क्लास में, जिसमें देखेंगे कि हम इसको पढ़ते क्यों हैं, यानी कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस, व्हाई वी स्टडी इट। तो ये हम अगली वीडियो में देखेंगे।